प्यारे बच्चों, 11th क्लास फिजिक्स के 5वें चैप्टर गति के नियम के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आइए आपको इस चैप्टर के मुख्य टॉपिक से परिचित करवा देता हूं। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम गति के 3 नियम पढ़ेंगे, न्यूटन गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। इसके अलावा वेग संरक्षण, कण की साम्यावस्था, यांत्रिकी में कुछ सामान्य बलों का अध्ययन भी हम इस चैप्टर में करेंगे। और सबसे लास्ट में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, वो है वर्तुल या वृत्तीय गति। तो इस तरह से हम इस चैप्टर के पूरे कंटेंट का बारीकी से अध्ययन करेंगे और इस पर आधारित जो हमारे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं और हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, सभी को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अब आइए देखते हैं कि हम फर्स्ट लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। अगर आज के लेक्चर की हम बात करें तो मैं आज आपको सबसे पहले इस चैप्टर के परिचय में आपको यांत्रिकी के से परिचित करवाऊंगा कि यांत्रिकी क्या होती है। उसके बाद न्यूटन गति का प्रथम नियम से पहले जो है अरस्तु ने एक गति से संबंधित अपना विचार दिया था, जो कि बाद में गलत सिद्ध हुआ। तो उस विचार को हम कहते हैं अरस्तु की भ्रामकता। अरस्तु की भ्रामकता के बारे में पढ़ेंगे। और फिर न्यूटन गति के प्रथम नियम को सपोर्ट करने वाला एक नियम था, जड़त्व का नियम, गैलीलियो ने दिया था ये। तो ये नियम कैसे दिया उन्होंने, इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद न्यूटन गति का प्रथम नियम पढ़ेंगे और न्यूटन गति के प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा निकलती है, तो हम बल की परिभाषा जो है वो पढ़ेंगे। अब आइए सबसे पहले मैं आपको भौतिकी विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा यांत्रिकी से परिचित करवाता हूँ। यांत्रिकी, जिसको इंग्लिश में मैकेनिक्स कहते हैं। ये यांत्रिकी क्या है कि ये भौतिकी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम गति का अध्ययन करते हैं। भौतिकी विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम गति का अध्ययन करते हैं, वो शाखा क्या कहलाती है? यांत्रिकी या मैकेनिक्स कहलाती है। अब देखिए कि यांत्रिकी जो है उसको फर्दर हम 3 शाखाओं में और विभाजित कर सकते हैं, जिसमें से पहली शाखा स्थिति विज्ञान या स्टैटिक्स, जिसको स्थितिकी भी हम कह देते हैं। दूसरा है शुद्ध गतिकी या मैकेनिक्स और तीसरा है गति विज्ञान या जिसको सिंपली गतिकी हम कह देते हैं, डायनामिक्स। ठीक, तो इन 3 ब्रांचेस में हम यांत्रिकी को जो है आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यांत्रिकी को हम फर्दर 3 शाखाओं में विभाजित कर सकते हैं। उनमें से पहली शाखा हमारे पास स्थितिकी या स्थिति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम स्टैटिक्स बोलते हैं। तो स्टैटिक्स को अगर हम बहुत ही सिंपल भाषा में कहें तो हम ये कहेंगे कि इट इज द स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट। बॉडी एट रेस्ट की जब वस्तु को स्थिर अवस्था में होती है, उसका जो अध्ययन है, उसका अध्ययन करने वाली यांत्रिकी की जो शाखा है, उसको हम क्या कहते हैं? स्थिति विज्ञान या स्टैटिक्स कहते हैं। अब बॉडी एट रेस्ट की बजाय जो है हम एक और शब्द अच्छा से यूज करें तो उसको हम कहें कि जब किसी वस्तु पर कई सारे लोड लग रहे हैं, जैसे बल है, आघूर्णन है, तो उन बलों की उपस्थिति में जब वस्तु स्थैतिक संतुलन में हो, तो स्थैतिक संतुलन का अध्ययन करने वाली यांत्रिकी की जो शाखा है, रेस्ट की बजाय अगर हम थोड़ा और अच्छा शब्द यूज करें उसको हम स्थैतिक संतुलन कहेंगे। जिस स्थैतिक संतुलन की स्थिति का अध्ययन करने वाली यांत्रिकी की जो शाखा है वो क्या कहलाती है? स्टैटिक्स कहलाती है, स्थिति विज्ञान कहलाती है। तो इसको सिंपल भाषा में हम कहें तो यहाँ बलों के प्रभाव में वस्तु जो है वो रुकी हुई होती है, उस स्थिति की हम स्टडी करते हैं। ठीक, और बल की तरह से ही एक और लोड होता है जिसको हम आघूर्णन कहते हैं, जिसकी स्टडी हम आगे करेंगे। वो आघूर्णनों के प्रभाव में भी जो है स्थैतिक संतुलन की स्थिति आ सकती है। अब हम बात करते हैं यांत्रिकी की दूसरी शाखा शुद्ध गति की या काइनेमेटिक्स। अब देखिए कि जैसे हमने पिछले 2 चैप्टर्स में गति का अध्ययन करने के लिए कई सारी टर्म्स पढ़ी, जैसे वस्तु की स्थिति है, उसका वेग है, त्वरण इत्यादि का हमने ज्यामितीय अध्ययन किया था, लेकिन हमने गति के कारण पर विचार नहीं किया था, ध्यान रखना। तो वास्तव में जो पिछले 2 चैप्टर्स में हम पढ़ के आए हैं, 1 विमीय गति और 2 और 3 विमीय गति, वो वास्तव में क्या थी? काइनेमेटिक्स ही थी, शुद्ध गति की थी। उसमें हमने गति का अध्ययन तो किया लेकिन गति के कारण पर विचार नहीं किया। ओके, तो यांत्रिकी की वो शाखा जो वस्तुओं की गति का अध्ययन तो करती है
जिसमें वस्तुओं की गति का वर्णन तो होता है, लेकिन गति के कारण पर विचार नहीं किया जाता, यांत्रिकी की वो शाखा शुद्ध गति की कहलाती है। तो इसका मतलब शुद्ध गतिकी का अध्ययन हम जितना हमारे सिलेबस में था वो हम पिछले चैप्टर्स में कर चुके हैं। और अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है गति विज्ञान या गतिकी। तो गतिकी या गति विज्ञान क्या है कि यांत्रिकी की वो शाखा जिसमें गति के कारणों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात कि गति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन पर उनका भी हम अध्ययन करते हैं। ठीक, तो कुल मिला के अगर हम कहें कि यांत्रिकी की वो शाखा जिसमें गति को नियंत्रित करने वाले कारकों अर्थात गति के कारणों का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी की वो शाखा गति विज्ञान या गतिकी या डायनामिक्स कहलाती है। तो ये हमारा चैप्टर है, डायनामिक्स का ही एक चैप्टर है। अब देखिए कि ग्रीक के एक दार्शनिक अरस्तु होते थे, उन्होंने गति के संबंध में अपना एक विचार दिया था। पहले उस विचार को हम पढ़ लेते हैं कि वो विचार क्या था। कि वो ये कहते हैं कि यदि कोई वस्तु, कोई पिंड गतिशील रहता है, कि अगर वो गति में है, जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है और ये गति में है, तो इसके ऊपर जो है एक लगातार बल लगाना आपको पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक खिलौना है, तो इसको आपको चलाना है तो इसके ऊपर लगातार बल लगाना पड़ेगा। अगर आपने बल लगाना छोड़ दिया तो इसकी गति जो है वो रुक जाएगी। तो अरस्तु ने ये कहा था कि क्या कहा था कि किसी पिंड को गतिशील रखने के लिए उस पर बाह्य बल की आवश्यकता होती है। ठीक, अब आप ये देख लेते हैं कि क्या इसकी बात ठीक थी क्या। अब जैसे मान लीजिए कोई एक तीर है, इस तीर को जैसे अपन ने किसी धनुष पर की डोरी खींच करके इसको अपन छोड़ दिया, छोड़ने के बाद भी मान लीजिए बल तो इसको जब तक ये रस्सी के साथ हटाया है तभी तक लगा, छोड़ने के बाद भी तो ये गति कर रहा है। ठीक है, तो इस संबंध में अरस्तु ने जो एक बात और कह दी कि इस डोरी से छूटने के बाद ये कहता है कि जैसे हवा जो है ना इसको इस तरह से पीछे से धकेल देती है, और उसी बल के कारण ये क्या है कि आगे बढ़ता रहता है। ठीक, चलो भाई इसकी बात मान लिया अपन 2 मिनट के लिए मान भी लिए, तो अगर मान लिया यही तीर आप बिल्कुल निर्वात में चलाते, निर्वात का मतलब बिल्कुल खाली जगह जहां हवा भी ना हो, ऐसी जगह अगर इस तीर को हम चला दें तो क्या तीर डोरे से छूटते नीचे गिर जाएगा? नहीं गिरेगा ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर इस नियम में दिक्कत तो है, कोई कमी तो है। ठीक, और दूसरी बात रही इस खिलौने वाली बात की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कि वस्तु और इसके यानी खिलौने और जमीन के बीच में जो है कुछ घर्षण बल भी तो होता है। उस घर्षण बल को जो है न्यूट्रल करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हमें इस पर निरंतर बल लगाना पड़ता है। ठीक, तो अब हम ये सारी बातें आगे डिस्कस करेंगे कि उसके बाद जो है आगे गैलीलियो ने सिद्ध कर दिया था कि यदि कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है, एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है, तो उस पर बल की कोई आवश्यकता नहीं है, उस पर नेट बल जो है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक, तो इस तरह से कुल मिला के हम ये कहें कि अरस्तु का ये जो गति संबंधी नियम था ये बाद में गलत सिद्ध हुआ, और इसी वजह से इसको अरस्तु की भ्रामकता कहा जाता है, फालेसी कहा जाता है। ठीक, तो ये जो दोषयुक्त नियम है ये कोई विशेष एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित नहीं था, ये एक स्वाभाविक विचार है जो किसी मनुष्य के मन में आ सकता है। ठीक, एक आम आदमी सोच सकता है इस टाइप के एग्जाम्पल्स लेकर के। तो जस्ट एक स्वाभाविक विचार था, इसको हम एक्सपेरिमेंट पर आधारित सही नियम नहीं कह सकते। अब देखिए कि अरस्तु के इस विचार को जो है गैलीलियो ने गलत सिद्ध किया था। गैलीलियो ने इस संबंध में जो है एक नियम दिया था जिसको हम कहते हैं जड़ता का नियम।
जड़त्व का नियम पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको इसने सिद्ध कैसे किया। कि गैलीलियो ये कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या वो सीधी रेखा में एक समान चाल से चल रही है, या तो वो स्थिर अवस्था में है या सीधी रेखा में एक समान से चल रही है, इन दोनों ही अवस्थाओं में इस पर जो नेट फोर्स होता है, नेट बल जो होता है, वो क्या होता है, 0 होता है। कोई भी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती इस पर। ठीक, तो इसको सिद्ध करने के लिए जो है इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए उनके बारे में अभी हम देखते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर 3 चित्र देख रहे हैं। तो अगर पहले 2 चित्र में हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आनत तल है, एक झुका हुआ तल है। ठीक, इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास यहाँ पर। तो इस इंक्लाइंड प्लेन पर, इस आनत तल पर अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो इसका वेग बढ़ता है। क्या होता है, वेग बढ़ता है। वेग बढ़ने का मतलब क्या है कि जो इसका आरंभिक वेग है उसकी बजाय इसका जो अंतिम वेग है वो अधिक है। ऊपर से नीचे आएगी तो वेग बढ़ेगा। और इसी तरह से अगर हम दूसरी स्थिति में देखें कि इसी आनत तल पर, इसी इंक्लाइंड प्लेन पर अगर वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो वेग घटता है। ठीक, और अगर अक्षैतिज प्लेन है, एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारे पास, अक्षैतिज तल है, तो इसकी स्थिति जो है इन दोनों के बीच की होगी। ठीक, तो इसका मतलब जो स्थिति इनके बीच की है तो यहाँ पर वेग न तो बढ़ना चाहिए न ही घटना चाहिए, यानी इसका यहाँ पर जो वेग है वो इसका क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। ठीक, अर्थात कि जिस वेग से वस्तु चलती है और अगर इसका अंतिम वेग हम v लेते हैं तो अक्षैतिज तल पर अगर वस्तु कोई चलती है तो इसका मतलब u बराबर v होता है। इसका वेग जो है हर वक्त क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक, अब देखिए कि आप अक्षैतिज तल पर एक समान चाल वाली बात तो समझ गए हैं। अब गैलीलियो जो है अपने जड़त्व के नियम तक पहुंचने के लिए एक तरीके का और भी सहारा लेते हैं, जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं। गैलीलियो ने क्या किया कि एक सरल पेंडुलम लिया। सरल पेंडुलम में क्या होता है कि एक धातु के गोले के साथ, एक धातु की छोटी गोली जो हम कंचे खेलते हैं उसी साइज की आप एक गोली मान सकते हैं धातु की, और उस पर एक हुक की सहायता से एक धागा बंधा हुआ होता है। ठीक, और ये जो व्यवस्था है ये एक सरल पेंडुलम कहलाती है। अब इस सरल पेंडुलम की ये जो बॉब है, इस गोले को बॉब बोलते हैं। इस बॉब को जैसे हम एक साइड में ले जाकर के छोड़ते हैं तो ये इस तरह से गति करने लग जाती है और ये इस तरह से दूसरे सिरे तक पहुंचती है और यहाँ पर आकर के रुक जाती है और फिर वापस इसी तरह से चलती रहती है। अब देखिए कि जो ऊंचाई यहाँ पर थी वही ऊंचाई जो है ये पेंडुलम यहाँ पर अटेन कर लेता है यदि यहाँ पर कोई घर्षण ना हो तो। ठीक, तो अब देखिए कि इसने इस पेंडुलम के बजाय इस गोले को जो है एक अर्ध गोला, बिल्कुल चिकना अर्ध गोला जो है उसमें जो है एक सतह से, एक साइड से इसको छोड़ दिया। इस तरह से आप चित्र में देख सकते हैं। तो पेंडुलम को छोड़ करके इसने क्या किया, एक चिकना अर्ध गोला ले लिया जिसके अंदर की सतह चिकनी हो और यहाँ पर इन्होंने एक गोले को जो है यहाँ से लुढ़का दिया। ठीक, और ये जो है इस तरह से अपने ही बराबर ऊंचाई पर यहाँ तक पहुंच गई। ठीक, ओके। अब जो है इसने तीसरी स्थिति में क्या किया कि पूरी तरह से अर्ध गोला लेने की बजाय जो है इस टाइप का जो है एक तल लिया। ठीक, जो इस साइड से तो अर्ध गोले टाइप में, लेकिन आगे जो इसको देखिए इस शेप में बढ़ा दिया। ठीक, अब अगर हम इस अर्ध गोले को यहां से छोड़ें तो अब देखिए कहां तक जाएगा। अभी इसी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी ज्यादा दूरी तय कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऊंचाई यही अटेन कर लेगा, यही प्राप्त कर लेगा। ओके, लेकिन अगर हम
उस बर्तन को इस शेप का ले लेते हैं। ठीक, ये जो चिकना बर्तन था हमारा, अंदर की सतह जिसकी चिकनी थी, उसको इस शेप का ले लें और इसको इस ऊंचाई से छोड़ दें। तो अब देखो आगे बिल्कुल अक्षैतिज तल है, अक्षैतिज तल है तो इसका मतलब ये उस ऊंचाई तक तो पहुंचेगा नहीं। ठीक, इसका मतलब ये चलता ही रहेगा। ठीक, अगर इस पर हम कोई बल ना भी लगाएं तो भी ये चलता रहेगा। और अक्षैतिज तल पर चाल कैसी होती है? समान चाल। अभी हम ऊपर वाली स्लाइड में पढ़ के आए हैं ना, अक्षैतिज तल पर चाल कैसी? समान चाल। और यहां पर देखिए कोई बल भी नहीं लग रहा। ठीक, तो यहां से अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर गैलीलियो ने एक नियम बना दिया और उसको इन्होंने जड़त्व का नियम कहा कि जब भी कोई वस्तु विराम अवस्था में यानी रुकी हुई हो या फिर वो एक समान वेग से एक सीधी रेखा में गतिशील हो, तो दोनों ही स्थिति में उस पर नेट कोई बल नहीं होता। नेट बाह्य बल जो है वो क्या होता है? शून्य होता है। और यही बात जो है वो क्या है? जड़त्व का नियम है। अब देखिए कई बच्चे कहेंगे सर कि इस तरह से क्षैतिज तल पर अगर हम गोला लुढ़काएं तो थोड़ी देर बाद में तो जाके रुक जाएगा। वास्तव में रुकता क्यों भाई? देखिए गोले और जमीन के बीच में घर्षण बल भी तो लग रहा है, घर्षण बल इसका विरोध करता है। बल लगा तभी रुका, अगर घर्षण बल नहीं होगा तो नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए कि कुल मिला के यहाँ पर हमने एक वस्तु की दो स्थितियों की बात करी। एक तो विराम अवस्था की स्थिति, यानी दो अवस्थाओं की बात करी, एक विराम अवस्था और एक समान वेग से सीधी रेखा में गतिशील अवस्था। ठीक, इन दो अवस्थाओं की हमने बात करी, ध्यान रखना। तो अब देखिए कि मैं आपको ये बताता हूं कि जड़त्व क्या होता है। देखिए वस्तु का एक ऐसा गुण जिसके कारण वस्तु अपने आप अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकती, वो अवस्था वैसे विराम अवस्था हो चाहे एक समान वेग से सीधी रेखा में गतिशील अवस्था हो। ठीक, कि जब तक इसके ऊपर बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक वस्तु अपनी स्थिति को नहीं बदल सकती अपने आप। तो वस्तु का ये गुण जो है वो क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। इसको इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं। ठीक, तो इनर्शिया की परिभाषा यानी जड़त्व की परिभाषा को आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या एक समान रैखिक गति की अवस्था को नहीं बदल सकती जब तक कि उसके ऊपर कोई नेट बल न लगे। ओके, ये गुण जो जड़त्व कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। अब देखिए कि गैलीलियो के विचारों को आगे बढ़ाते हुए न्यूटन ने जो है गति के 3 नियम दिए थे, जिसमें से न्यूटन गति का जो पहला नियम है वो वास्तव में जड़त्व का नियम ही है, एज इट इज, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो अब देखिए कि वास्तव में न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए और इसमें जो पहला नियम है वहां से इसने बल की परिभाषा निकाली और बल का जो है यहाँ पर ये गुणात्मक रूप से परिभाषित करता है। और इसके दूसरे नियम में जो है बल को मात्रात्मक रूप में इसको मापता है, यानी बल का जो है माप दिया जाता है दूसरे नियम में। और तीसरे नियम में जो है बल की प्रकृति के बारे में जो है अध्ययन किया जाता है। तो अब हम इस चैप्टर में इन तीनों नियमों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो न्यूटन गति का पहला नियम, न्यूटन गति का दूसरा नियम, न्यूटन गति का तीसरा नियम। तो न्यूटन गति के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कह देते हैं और इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो यह विराम अवस्था में बने रहेगी, अथवा एक समान रूप से गतिशील है तो सरल रेखीय पथ पर निरंतर गतिशील रहती है जब तक कि उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए उस पर कोई बाहरी बल न लगाया
जाए। ठीक, तो यही बात क्या है, न्यूटन गति का पहला नियम है, जिसको आप भली भांति समझ चुके हो। अब देखिए कि न्यूटन गति के पहले नियम से जो है हम बल को परिभाषित कर सकते हैं, यानी न्यूटन गति का पहला नियम जो है वो बल की परिभाषा देता है। कैसे? तो यहां से हमें ये पता लगता है कि वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए एक कोई कारक होता है, कोई उसका कारण होता है, वो क्या है? बल है। ठीक, यानी पहला नियम ये बताता है कि बल एक ऐसा कारक है जो वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। तो यहां से हम बल की परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि बल वो धक्का या खिंचाव है जो शिथिल अवस्था या सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने की प्रवृत्ति रखता है। तो देखिए यहाँ पर हमने दो बात कही है कि यहाँ पर भी ध्यान से देखिए कि हमने ये कहा कि परिवर्तित कर सकता है, ये नहीं कि परिवर्तित करता है। और इसी तरह से हमने यहाँ पर कहा कि जो उस अवस्था को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने की प्रवृत्ति रखता है या कोशिश करता है, हम साधारण भाषा में कहें तो। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक गेंद है, इस गेंद को जैसे आप किक मारते हो तो गेंद चल पड़ती है, यानी इसकी जो शिथिल अवस्था थी वो आपने यहां से बल लगाया और इसकी स्थिर अवस्था में परिवर्तन हो गया। लेकिन अगर यहां पर आपके पास कोई दीवार है और आप इस दीवार को धक्का लगाते हो तो ये दीवार जो है आगे नहीं चली जाएगी। ठीक, इसका मतलब यहां पर आपने बल तो लगाया, लेकिन बल ने क्या किया कि इस दीवार की या इस बिल्डिंग की जो शिथिल अवस्था की स्थिति थी उसको बदलने की कोशिश की है। तो बल वो साधन है जो किसी वस्तु की शिथिल अवस्था को परिवर्तित करने की परिवर्तित करता है या करने की प्रवृत्ति रखता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपके पास एक गेंद आई, आपने उस पर बल लगाया और उसको रोक लिया। ठीक, उसको कैच कर लिया आपने। ठीक, लेकिन अगर मान लिया कि आपके सामने कोई बड़ा सा ट्रक आ गया, ठीक, और ये गतिशील अवस्था में है, आप अपना हाथ आगे लगाओगे, ले रोक दूंगा इसको मैं, तो क्या रुकेगा? कि नहीं रुकेगा ना। लेकिन बल लगा करके आप इसको रोकने की प्रवृत्ति रखते हो। ठीक, तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट आपने करना नहीं है। ठीक है, ये जस्ट समझा रहा हूं मैं आपको, थ्योरी समझा रहा हूं। तो यहाँ पर बल ने क्या किया? सिर्फ इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन रुकेगा नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आप बल की परिभाषा समझ चुके हो कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो शिथिल अवस्था या सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने की प्रवृत्ति रखता है। आपने ये परिभाषा अच्छी तरह से याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा को अगर हम थोड़ा सा और अच्छी तरह से खोल के बताएं तो बल, परिणामी बल के जो प्रभाव, परिणामी बल का मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि किसी एक वस्तु पर कई सारे बल लग रहे हैं, तो उनका जो कुल प्रभाव है, जैसे मान लिया इधर से 10 न्यूटन बल लगा, इससे बिल्कुल अपोजिट में इधर 20 न्यूटन बल लगा, तो कुल मिलाकर के 20 माइनस 10 न्यूटन का प्रभाव जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में रहेगा। ठीक, तो ये जो परिणामी बल है ये क्या काम करता है? ये सबसे पहले तो वस्तु की चाल को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने की प्रवृत्ति रखता है। दूसरा, गति की दिशा भी परिवर्तित करता है। यदि मान लिया वस्तु स्ट्रेट लाइन में चल रही है और इसकी आप दिशा बदलना चाहते हो, दिशा बदलना चाहोगे तो भी आपको बल लगाना पड़ेगा। जब तक बल नहीं लगेगा तब तक इसकी दिशा में भी परिवर्तन नहीं होगा। तो दिशा परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने की प्रवृत्ति रखता है। इसी तरह से गति की चाल और दिशा दोनों परिवर्तित करता है। जैसे पहले मैंने चाल बताया, फिर गति बताया, चाल और गति दोनों भी परिवर्तित कर सकता है एक साथ। ठीक, और वस्तु की आकृति को भी परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से जो मैंने आपको समझाया उसको आप अच्छी तरह से समझ चुके हो। इससे अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं। ठीक,
और उनके उदाहरणों पर हम विचार करेंगे, जो उदाहरण एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है मैं आपको संवेग यानी मोमेंटम के बारे में बताऊंगा और न्यूटन गति के दूसरे नियम का भी अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।